नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। यूपी में ठिठुरन वाली ठंड में सियासी तापमान चरम पर है। लखनऊ समेत सूबे के कई हिस्सों में भले ही लोग हाड़ कपाने वाली ठंड से ठिठुर रहे हों, लेकिन राजनीतिक बयानों से सूबे की सियासत में तेज तपिश महसूस की जा रही है। अखिलेश के कर्मियों पर लगातार दूसरे दिन भी छापेमारी जारी है और 200 करोड़ के टैक्स चोरी के मामले में आईटी की टीम आज दूसरे दिन भी राजीव राय, मनोज यादव, जैनेंद्र यादव, राहुल भसीन के घर दफ्तरों पर रेड कर रही है। और ये माना जा रहा है कि चारों समाजवादी पार्टी के नेता और फाइनेंस मैनेजमेंट का काम देखते थे। ऐसे में अपने करीबियों पर एक्शन से अखिलेश यादव बेहद तिलमिला गए हैं, आक्रामक है और टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं। तो अब बड़ी खबर ये आ रही है, इस मामले में अखिलेश यादव के करीबियों पर आज भी रेड पड़ रही है। बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर, यानी जो कल रेड पड़ी थी आज भी ये रेड जारी है। अखिलेश यादव के करीबियों के घर दफ्तरों पर आईटी की रेड चल रही है और करीब 200 करोड़ के टैक्स चोरी के मामले में ये रेड पड़ रही है। कई अहम दस्तावेज भी यहां से बरामद हुए इन लोगों के यहां से, और कुछ कंप्यूटर, मोबाइल जब्त किए गए हैं। हार्ड डिस्क इनकम टैक्स विभाग की टीम अपने साथ ले गई है और अखिलेश यादव ने इस दौरान इस पूरे कार्रवाई पर पलटवार किया है और कहा कि ये बदला ले रही है बीजेपी और बीजेपी को हार का डर सता रहा है और इसीलिए वो इनकम टैक्स का, आईटी का सहारा ले रही है। और अभी तो ये इनकम टैक्स विभाग की टीम आई है, अभी तो ईडी, सीबीआई सभी की रेड पड़नी हुए। तो ये अखिलेश यादव ने बड़ा हमला किया है इस पूरी कार्रवाई पर। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी। यूपी की चुनावी लड़ाई, छापेमारी की अंगड़ाई, गरीबियों पर आईटी की रेड, सरकार पर बिफरे अखिलेश। यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपने पॉलिटिकल और अरबपति करीबियों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद अखिलेश का यह बयान बता रहा है कि वो कितने गुस्से में है, कितने आग बबूला है। दरअसल शनिवार की जैसे ही सुबह हुई, अखिलेश के करीबियों पर पूरे यूपी में एक के बाद एक छापे पड़ने लगे। लखनऊ, मऊ, मैनपुरी, आगरा, अलग अलग शहरों में समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों के घर पर आईटी विभाग की टीम थमक पड़ी। शॉर्ट नोटिस पर घर की तलाशी शुरू हो गई। सबसे पहले रेड की खबर मऊ से आई, जहां सुबह सुबह 6 बजे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। वाराणसी इनकम टैक्स की यूनिट समेत भारी संख्या में पुलिस बल राजीव राय के कोतवाली थाना क्षेत्र मुंशीपुरा आवास पर आ धमकी। इनकम टैक्स के अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लैस थे। उनके पास नोट गिनने की मशीन और अन्य उपकरण थे। बताया जा रहा है कि मऊ और बेंगलुरु समेत राजीव राय के कुल 9 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने रेड मारी है। वहीं राजीव राय के घर छापेमारी की खबर सुनकर उनके समर्थक और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए और हंगामा करने लगे। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राजीव राय को घर में नजरबंद कर दिया गया है। इनकम टैक्स का है ये। हमारे पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है। जी लोगों की मदद करना भाजपा को खल गया। ये मदद करने का भैया नतीजा मिल रहा है। हाँ वही है, कुछ भी करोगे ना, कुछ भी करोगे तो ये लोग रुको यार, रुको आप, कुछ भी करोगे ना तो ये लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, जाने के बाद थाने से FIR आएगा, फिर केस मुकदमा करोगे, अननेसेसरी उससे कोई फायदा है नहीं। ऐसा नहीं कि जो बाहर कर रहे हैं उसके करने से भीतर ये बंद कर देंगे, ये तो बंद नहीं होगा, तो प्रोसीजर कंप्लीट करने दो। तो यूपी में समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर
आईटी की रेड पड़ी है और आज भी जो सूत्र बता रहे रेड जारी है। ऐसे में अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं और उसकी टाइमिंग पे सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कुछ था, कोई जानकारी थी, तो पहले आपने छापेमारी क्यों नहीं की। हालांकि आपको बता दें कि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि चुनाव से पहले किसी राज्य में छापेमारी की गई। चुनाव से पहले इसके पहले 9 राज्यों में छापेमारी की गई है, तो उसका भी अपना इतिहास है। लेकिन यूपी में अब इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी पर सियासत शुरू हो चुकी है और इसको चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि टाइमिंग पे सवाल है और इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या टाइमिंग गलत थी, क्या वाकई राजनीतिक बदले के चलते ये छापेमारी की गई है। हमारे साथ तमाम मेहमान जोड़ों का परिचय आपसे करवा दें। महेश आर्या, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत उमराव जी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता विवेक तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मेहमान हैं, इनके पास आएंगे और चर्चा करेंगे कि क्या वाकई बदले की कार्रवाई है, क्या यूपी चुनाव को देखते हुए। और चूंकि इनकम टैक्स विभाग कर रही कि 200 करोड़ के टैक्स चोरी का मामला था और इसलिए छापेमारी की गई है, तो यूपी में उपयोगी और अनुपयोगी पर अब जंग शुरू हो चुकी है। दरअसल कल शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 और उसके बाद के यूपी के बदले हालात का जिक्र किया था और पूर्व की सरकारों पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि पहले कब कहां दंगा हो जाए कोई नहीं कह सकता था। बीते 4.5 साल में योगी जी ने और उनकी सरकार ने यूपी की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया और इसलिए आज यूपी की जनता कह रही है यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। पीएम मोदी का यह बयान कल से सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड हो रहा है। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। अपना दुख समझे वो है योगी। यही गुरु नानक जी ने कहा कि जो माया के बीच में माया से दूर रहे वो योगी है। बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी पहले उदाहरण हैं जो योग बहस से सीधे कुर्सी पे बैठ गया। इसलिए योगी नहीं है, अनुपयोगी है, अनुपयोगी। तो यूपी की सियासत में उपयोगी और अनुपयोगी पर भी चर्चा गर्म हो गई है। लेकिन इनकम टैक्स विभाग की रेड जिस तरीके से चली है उसको लेकर सियासत गरमाई हुई है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले अपने संवाददाता विवेक तिवारी के पास चलेंगे। विवेक, माना जा रहा है कि आज भी इनकम टैक्स विभाग की रेड चल रही है, क्या जानकारी अभी आप बताइए दर्शकों को। जी हाँ, अभी भी रेड्स चल रही हैं और चारों जगहों पर ये अभी इनकम टैक्स की टीमें हैं सभी ठिकानों पर। लखनऊ में राहुल भसीन जो कपड़े के व्यापारी हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के बहुत करीबी रहे हैं, और दूसरे नीतू यादव जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब थे तब उनके ओएसडी थे और बाद में भी उनके ओएसडी रहे हैं काफ़ी समय तक। ये दोनों बिजनेसमैन हैं। नीतू जो है उनका एक मिनरल फैक्ट्री का प्लांट है, इसके अलावा वो कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं, और राहुल भसीन कपड़े के व्यापारी हैं। इसके अलावा दो और लोग, मनोज यादव और मऊ में राजीव राय, और उनके बेंगलुरु स्थित ठिकाने पर भी छापेमारी चल रही है। हाँ। तो अभी तक ऑफिशियली सीबीडीटी ने कोई प्रेस नोट नहीं जारी किया है, कोई ब्रीफिंग नहीं की है, लेकिन यह माना जा रहा है कि लखनऊ में नीतू और राहुल भसीन के घर से काफी कुछ दस्तावेज मिले हैं जिसका आकलन किया जा रहा है। फिलहाल रेड्स अभी चल रही है, जब तक इनकम टैक्स की तरफ से कोई ऑफिशियली कोई बयान नहीं आता तब तक सिर्फ कयासबाजी है। लेकिन ये जो सूत्र बता रहे हैं कि काफी कुछ दस्तावेज, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर्स से जुड़ी हुई चीजें, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिली हैं जिसका इनकम टैक्स के लोग आकलन कर रहे हैं, और माना जा रहा है कई करोड़ की कर चोरी का ये पूरा मामला है। और विवेक, ये कहा जा रहा है कि 200 करोड़ के कर चोरी का मामला है। तार इनके दुबई से भी जुड़े हो सकते हैं
और इसलिए ये रेट पड़ रही है। लेकिन इस पर सियासत हो रही है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाई ये टाइमिंग है ना, वो खटक रही है। चुनाव से पहले ही आप क्यों करवा रहे हैं ऐसा, पहले क्यों नहीं किए? क्या आईटी अब चुनाव को देखकर ही रेट डालती है क्या? देखिए, ये पॉलिटिकल मामला तो ये बन गया है। उसकी वजह ये है कि चुनावों के ऐन पहले ये रेट्स डाली जा रही हैं और जिन लोगों पर ये रेट्स डाली गई हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी के करीबी लोग हैं जो इस वक्त बीजेपी के सीधे मुकाबले में उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। तो ये इन दो बातों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉलिटिकल मामला है और राजनीतिक दल बिल्कुल इसका कोई मौका छोड़ते नहीं है। कल अखिलेश यादव ने जिस तरह से इसको हैंडल किया और आज अब से कुछ देर बाद 12:30 बजे के आसपास वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर करने जा रहे हैं, उसमें भी जरूर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। अब लग रहा है समाजवादी पार्टी इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है और विक्टिम कार्ड खेलेगी इन सारी चीजों को लेकर के। जहां तक इनकम टैक्स की बात है तो चूंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी के लोगों पर ये छापे पड़े हैं, दूसरे लोगों पर नहीं पड़े हैं, तो सवाल तो उठेंगे। और इसके पहले भी ये होता रहा है। 2017 के कैंपेन जब हो रही थी तब भी उस वक्त इस तरह की घटनाएं हुई थी। मायावती और उनसे जुड़े हुए लोगों के यहाँ रेट्स पड़ी थी। 2019 का जब लोकसभा का इलेक्शन था तब भी ऐसा हुआ था कांग्रेस के कई नेताओं पर। पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा है। हाँ। तो ये एक ट्रेडिशन जरूर है कि इलेक्शन के पहले ये सारी चीजें होती हैं। हालांकि उस दौर में काफी सारे ब्लैक मनी को भी लोग यूटिलाइज करते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन एक ही पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अगर रेट्स पड़ेंगी तो सवाल तो जरूर यही सवाल है और इसी सवाल का जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जरूर का परिचय करवाएं, महेश आर्या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और प्रशांत उमराव भी हैं। प्रशांत जी, अब जिस तरीके से इनकम टैक्स विभाग की रेड चल रही है वो भी सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं पे। हालांकि मुझे याद है कि अक्टूबर में बीजेपी के भी जो बड़े नेता थे, शराब के बड़े कारोबारी थे, ओपी जायसवाल, जौनपुर के शाहगंज में, उनके यहाँ भी छापेमारी हुई थी। लेकिन चुनाव से ऐन वक्त पहले जो छापेमारी हो रही है उस पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। क्या आप लोग चुनाव से पहले अपने विरोधियों पर इस तरीके से सरकारी एजेंसियों का छापेमारी करके उनको डराना चाहते हैं? तो चुनाव कहने के हर 6 महीने में देश में राज्यों में होते रहते हैं। इसका क्या मतलब कहा जाए कि अब 5 राज्यों में चुनाव हो तो 5 राज्यों में ये काम न करें? अगर उनको जहाँ पर सबूत मिलेंगे, जहाँ को उनकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो अपना काम करेंगे। तो सिर्फ एक ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ सबूत मिले आपको? अभी आपने स्वयं बताया कि कुछ दिनों पहले बीजेपी के नेता के यहाँ भी छापे पड़े थे। तो जहाँ पे तो छापे पड़ते रहते, भाजपा के और भी कई नेताओं पहले कर्नाटक में भी छापे पड़े इस तरीके से। और अगर आपके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं, आप अगर गलत है तो डरने की क्या बात है? इनसे अपना काम करेंगे। आपके पास अगर कुछ गलत नहीं, आपने टैक्स चोरी नहीं किया तो आप आराम से शांति होकर बैठिए, कोई कार्रवाई आपके ऊपर नहीं होगी। लेकिन अगर कुछ ना कुछ आपने टैक्स चोरी की है, आपने कुछ गलत किया, इसलिए आपको डर लग रहा है, आप नहीं डर रहे हैं, कोई अगर आपने गलत काम नहीं किया तो मत डरिए आप। ठीक है महेश जी, क्यों डर रहे हैं आप लोग? क्यों अब ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव है, डरा रहे हैं, बदले की कार्रवाई हो रही है, ये है वो है? बीजेपी कह रही भाई आप डर क्यों रहे? अगर आपने कोई टैक्स चोरी नहीं की है, कोई दिक्कत नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है? आइए भाई, रेड मारिए, जाइए। हंगामा क्यों कर रहे हैं आप लोग इतना? समाजवादी पार्टी नहीं डर रही है। हाँ। बल्कि ऐसा लग रहा है कि डरी हुई तो भारतीय जनता पार्टी है। उसको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको विकास के मुद्दे पर हर क्षेत्र में उनको पराजित कर दिया है, नकार दिया है। अच्छा। तो एक अंतिम हथियार है, ये हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। और सीबीआई एक संवैधानिक संस्थाएं हैं और इन संस्थाओं को अपना काम करना चाहिए। लेकिन जब जो टाइमिंग का हिसाब होता है, पहले भी इनके ऊपर उंगली उठती रही है कि जो कभी तोता बताया गया सीबीआई को, इनकम टैक्स को, ये जो भी केंद्र में सरकारें होती है कभी कभी उसको हथियार बना के इस्तेमाल करती है विरोधियों को दबाने के लिए। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकना है, तो भी सीबीआई करें, कोई भी करे, इनकम टैक्स करें, ईडी करें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जनता जिसके साथ खड़ी है विजय उसी की मिलती है। ऐसा तो नहीं किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया? क्योंकि माना जा रहा है कि जिनकी यहाँ रेट पड़ रही है वो आपके फाइनेंसर थे, वही आपकी रीढ़ थे, आर्थिक रीढ़ थे, और उसी पर जो है चोट पहुंचाई जा रही है। इसी वजह से आप लोग थोड़ा सा डरे हैं, बौखलाए हैं, गुस्से में हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो अभी जो आप बता रहे हो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार बनती है तो इस तरीके से विरोधियों को दबाने का काम करती है। अच्छा। और अब लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कोई भी विपक्ष में मजबूत पार्टी हमारे सामने आए। समाजवादी पार्टी ने का जनाधार जो है ओबीसी को, उन्होंने पिछले इलेक्शन में स्वामी उसका मौर्य जी का, केशव प्रसाद मौर्य पिछली जात का चेहरा दिखा के और उसको वोट लिया, उसको ठगा सा महसूस करा, पिछड़ा समाज ठगा सा महसूस करा है। अच्छा। अब अखिलेश यादव जी ने अपनी बड़ी चिंता हो रही है आपको? बड़ी चिंता हो रही है पिछड़ों की? लिया है।
और बड़े पैमाने पर हाँ। वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, छोटी छोटी पार्टियां खड़ी हैं, तो इनको लगने लगा कि अब इनको तो हार तय है, इसलिए आज से इन्होंने इस्तेमाल किया। कोई बात नहीं, जब केंद्र में बैठे हैं, जब केंद्र में सरकार समाजवादी पार्टी की भी बनेगी, अच्छा, तो हिसाब किताब रखा जाएगा। हाँ चलिए, अब केंद्र में सरकार बनेगी, इसके बाद फिर अच्छा प्रशांत जी, ये जो रेड पड़ी है, ये 10वां राज्य है जहां पर चुनाव से पहले रेड डाली जाती है, और समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन साहब कहते हैं कि जहां जहां आप लोग चुनाव से पहले रेड डालते हैं वो वहां पे आपको नुकसान ही होता है। पश्चिम बंगाल का उदाहरण आपके पास है, राजस्थान का उदाहरण आपके पास है, महाराष्ट्र का उदाहरण आपके पास है। चुनाव से पहले वहां पे रेड पड़ी थी और वहां पे आप कुछ खास नहीं कर पाए, तो क्या इस बार यूपी में समाजवादी पार्टी का जो आकलन है कि इस रेड से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, विक्टिम कार्ड खेलेगी? सरकार को कोई रोल नहीं, जहां पर जो लोग इस तरीके के कृत्यों में लिप्त हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, और देश में कानून का राज है, संविधान का राज है। अगर आप गलत नहीं होंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, आप बच जाएंगे। अगर और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जहाँ पर रेड पड़ी और जेल भी जाने का काम उनका हुआ है, तो आप करने की इसमें आवश्यकता नहीं। हाँ ठीक है, विवेक अब देखिए, दोनों लोग कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन डर है। अब एक आकलन यह दिया गया एसटी हसन साहब की तरफ से कि भाई जिन जिन राज्यों में चुनाव से पहले इसके पहले रेड पड़ी, चाहे वो पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी के यहाँ पे छापेमारी हुई हो, महाराष्ट्र में शरद पवार जी हों, अजीत पवार उनके यहाँ, राजस्थान में गहलोत के भाई के यहाँ छापेमारी पड़ी थी, इन तीनों राज्यों का जो इतिहास है वो ये कह रहा है कि जब रेड पड़ी उसी पार्टी की सरकार बनी जिनके यहाँ रेड पड़ी थी। तो इस बार क्या ये फॉर्मूला भी काम करेगा क्या? क्योंकि समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि नहीं भाई ये जो रेड पड़ रही है वो हमारे पक्ष में बनेगा माहौल। देखिए, सरकार किसकी बनेगी ये तो जनता तय करेगी उत्तर प्रदेश की। बहरहाल ये एक इशू जरूर बन गया है और इसका किसको कितना राजनीतिक फायदा मिलता है ये देखा जाएगा, लेकिन कोशिश दोनों तरफ से होगी कि एक दूसरे पर इस रेट को लेकर के हमला बोला जाए। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी विक्टिम कार्ड खेलेगी, खेलना उसने शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी इसे भ्रष्टाचार और माफिया और जाने क्या क्या बता रही है। दरअसल होता यह है कि इनकम टैक्स की रेट तो पड़ती हैं और जब ये रेट जब तक चलती हैं तब तक सुर्खियां बहुत रहती हैं। हाँ। लेकिन रेट्स में क्या निकला, फिर उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई हुई, ये नहीं पता लगता है। तो इससे होता यह है कि 2-3 दिनों तक तो मामला सुर्खियों में रहता है और उसके बाद आगे जाकर ठंडा हो जाता है। इनकम टैक्स की जो काम करने की प्रणाली है उसमें वो ज़्यादातर टैक्स चोरी की को लेकर के इस तरह के सर्वेज सर्चेस करते हैं और उसके बाद फिर वो जो टैक्सेस अदा कर दिए जाते हैं तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये मामला जो प्रक्रियात्मक जितना ज़्यादा नहीं उतना ज़्यादा राजनीति से भरा हुआ होता है और जबकि चुनाव के पहले हो रहा है, इसलिए इस पर सियासत जम करके होगी। फायदा किसको कितना मिलता है ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों तरफ से इस रेट्स का फायदा लेने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, अब प्रशांत उमराव जी आपके पास आएंगे। अब जिस तरीके से रेट पड़ रही है उस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अभी तो ये इनकम टैक्स विभाग की रेट पड़ी है, अभी ईडी की भी रेट होगी, अभी सीबीआई के लोग भी आएंगे, छापेमारी करेंगे। यानी कांग्रेस की तरह आप लोग भी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। चुनाव से पहले ये देखा गया है और वही आरोप एक बार फिर से अखिलेश यादव लगा रहे हैं आपके ऊपर। तो आप लोग वाकई एजेंसियों का दुरुपयोग करते नजर आ रहे हैं। जिन लोगों ने घोटाले हैं उनके विपक्ष में रहते हुए फुल रहे हैं, हाँ। इसलिए घबरा रहे हैं। और ये जो अपने पेड़ भीड़ जो लेकर के आ रहे हैं अपने रैलियों में, सब दिख रहा है जनता को। और इनकी जो है इनके उपद्रवी तत्व भी उस तरीके से किस तरीके से काम कर रहे हैं। रायबरेली की कल रैली में हमने देखा, अखिलेश जी की रैली में एक गरीब व्यक्ति की साइकिल किसी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता से छू गई तो उसमें लोगों ने पीट करके बेदम कर दिया। इस तरीके से घटनाएं हर जगह कर रहे हैं और इनमें जो उपद्रवी तत्व है लगातार ये जो इनके शासनकाल का जो गुंडा राज था, उपद्रवी काल था, उसको दोबारा जनता के सामने दिखाना चाह रहे हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल में ना तो कोई दंगा हुआ है, ना कोई बमब्लास्टी घटनाएं हुई हैं। हाँ। और इन लोगों के शासनकाल में हम पर डे देखते थे 150 से 200 छोटे बड़े दंगे होते थे, 25,000 से अधिक दंगे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए बम ब्लास्ट पे, और इन लोगों ने आतंकवादी को छोड़ने का काम किया। अब जो कानून का राज है, कोई इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही। ये वही शासनकाल जिनके समय का था 12 से 17 के बीच का, वो दोबारा जनता के बीच में दिखाना चाह रहे हैं। हाँ। और ये पेट भीड़ ला करके जनता के मन में भय पैदा करना चाहते हैं। महेश जी, यूपी प्लस योगी, ये बहुत है उपयोगी, ये एक नया नारा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
और कहा कि अब जिस तरीके से योगी सरकार ने वहां पे काम किया, मुख्यमंत्री ने वो काम किया, वो यूपी के लिए बहुत उपयोगी है। देखिए, पहले मैं प्रशांत जी के उसका जवाब दूं जो उन्होंने बोला है कि समाजवादी पार्टी के सरकार में दंगे होते थे, ये होते थे। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश दुनिया में इस बात के लिए जानी जाती है, ये एक्सपर्ट है। जब विरोधियों की जब सरकार होती है तो इस तरीके के ये उन्माद फैलाते हैं, धर्म के नाम पर उन्माद फैलाते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर उन्माद फैलाते हैं, इसलिए वो दंगे भड़कते हैं और भड़काए जाते हैं। और जब इनकी सरकार है, नहीं तो फिर अभी क्यों नहीं हो रहा है 4.5 साल में? महेश जी चलिए आपके पास आएंगे। हाँ। अच्छा, अगली बात मेरी ये है कि इन्होंने जो बताया है कि भाई इस तरीके से कानून का राज चल रहा है, कानून का राज नहीं चल रहा है, ये पूरी तरह से कौरवों का राज चल रहा है और राम राज नहीं चल रहा है। राम राज में कभी इस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार नहीं होता था, जिस तरह से हाथरस की बेटी के साथ अत्याचार हुआ और उसके बाद आधी रात को उसको जलाया गया। पूरा प्रशासन पूरा जो है उसके साथ खड़ा था, दंगाइयों के साथ, और उसके साथ हुआ पूरा मीडिया के माध्यम से। अच्छा, मुजफ्फरनगर कब हुआ था? मुजफ्फरनगर कब हुआ था? मुजफ्फरनगर कब हुआ था? और ये कौन बोल रहा था कि बच्चे हैं, लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, ये कौन बोल रहा था? देखिए, पूरी बात रहने दीजिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बताइए। इसके बाद अभी जो किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ, लाठी चलाई गई, जीप चला दी गई, उनकी हत्या कर दी गई और पूरा देश इस बात के लिए मांग रहा है, संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मच रहा है। सारी देश की जनता इनसे मांग रही है कि कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो। वो सलाखों के पीछे है, आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन सर आप अपने राज को याद करिए, लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, पंचायत के लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं सर, वो बयान अभी कोई भूला नहीं है महेश जी। पूरा चीर किया गया, माताओं बहनों की लड़के हैं, गलतियां हो जाती है, बता रहे हैं। ये कानून नहीं, ये कौरवों का राज है, ठीक है शासन का महेश जी। लड़के हैं, गलतियां हो जाती है, वो बयान आपको याद है? वो किसका राज था? प्लस यूपी क्या बोला आपने, ये जो आज का एजेंडा है उसके ऊपर आ रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, जिस तरीके से जनता त्राय मची है, इन्होंने अपना संकल्प पत्र में आश्वासन दिया था नौजवानों को कि हम लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन लाखों की संख्या में रोजगार तो रहे 4.5 लाख रोजगार दिया, 4.5 लाख रोजगार दिया, वो तो गिनती गिना रहे हैं। अरे अभी आप देख रहे हैं जितनी भी भर्तियां 2017 से अब तक हुई है, सब लीकेज हुई है, पर्चा लीकेज हुए। क्या हुआ, क्या बोला? फिर से बोलिए, आपकी आवाज अच्छी क्लियर नहीं है। नहीं, भर्ती पे आपने क्या कहा महेश जी? भर्ती पे आपने कहा, क्लियर करिए। नहीं, भाषण की तरफ उन्होंने रोजगार महेश जी लग रहा है आप कुछ रट के आए हैं। महेश जी लग रहा है कुछ आप रट के आए हैं। एक करके बोलिए, एक एक मुद्दे दीजिए। आपने भर्ती पे आप कहा अखिलेश जी के, हम लोग भी इलाहाबाद में तैयारी करते थे, मुझे याद है मायावती के जमाने की जो 69,000 शिक्षकों की वैकेंसी थी, आपकी 5 साल की सरकार बीत गई, आपने उस पर कुछ नहीं किया, और अभी आप कह रहे हैं कि अखिलेश ने ये कर दिया। और लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, किसका बयान था? किसके राज में हुआ था? कन्नौज की घटना भूल गए आप? क्या कहा गया था? कन्नौज की घटना भूल गए आप? कन्नौज की घटना भूल गए आप? उसी को आप तुलना करेंगे जो उस समय के तत्कालीन कोई नहीं, जो आप अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, मेरा काम है आपको उन घटनाओं को याद दिलाना। अगर उस संदर्भ की बात पुराने उखाड़ करके क्या आज के उसको दबा देंगे? नहीं, आप पाक साफ अपने आप को बता रहे हैं ना, इसलिए याद दिलाना जरूरी है दर्शकों को। कानून व्यवस्था दर्शकों को याद दिलाना जरूरी है, यही मेरा काम है, यही मेरा काम है, मैं याद दिलाऊंगा। उसका MSP का इशू है, इसको आप दबा देंगे क्या? ये जनता की मांग है, जनता की आवाज को पुराने गड़े मोर्चे उखाड़ के नहीं दबाया जा सकता। पूरे देश अगर आप देखिए, अगर आप अपने आप को दूध को धुला बताने की कोशिश करेंगे तो हम दिखाएंगे, आईना दिखाएंगे, चाहे आप हो चाहे बीजेपी हो। अब छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद ये चर्चा करेंगे कि यूपी प्लस योगी कितना है उपयोगी और कितना है अनुपयोगी। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहस इस मुद्दे पे हो रही है कि चुनाव से पहले जो इनकम टैक्स विभाग की रेड चल रही है, क्या एजेंसियों का दुरुपयोग है? बीजेपी कह रही है कि अगर आपने कुछ टैक्स चोरी नहीं किया तो आप डरते क्यों हो? समाजवादी पार्टी इस पर विक्टिम कार्ड खेल रही है, वो कह रही है कि भाई चुनाव से पहले एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक और बड़ा मुद्दा है, यूपी में अब उपयोगी और अनुपयोगी की भी जंग शुरू हो चुकी है। दरअसल कल शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में 2017 और उसके बाद के यूपी के हालात का जिक्र किया और कहा कि पूर्व सरकारों में जमकर दंगे होते थे, लड़कियां सुरक्षित नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि पहले कब कहां दंगा हो जाए कोई नहीं जानता था।
और बीते 4.5 साल में योगी जी की सरकार ने यूपी की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत मेहनत किया और इसलिए आज यूपी की जनता कह रही है यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान कल से सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड हो रहा है। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। दुख अपना दुख समझे वो है योगी। यही गुरु नानक जी ने कहा कि जो माया के बीच में माया से दूर रहे वो योगी है। बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी पहले उदाहरण हैं जो योग बहस से सीधे कुर्सी पे बैठ गया। इसलिए योगी नहीं है, अनुपयोगी है, अनुपयोगी। तो अब योगी और अनुपयोगी इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि योगी प्लस यूपी ये हो गया है उपयोगी, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री जी अनुपयोगी हैं, ये बाबा से सीधे कुर्सी पर बैठ गए हैं। इस पर भी चर्चा हो रही है। अब महेश जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि जब बुलडोजर चलता है तो जो उनके पालने पोलने जो वाले लोग थे, जो इनको प्रश्रय देते हैं, उनको दर्द होता है। अगर बुलडोजर चल रहा है माफियाओं पे, तो समाजवादी पार्टी को इतनी तकलीफ क्यों होती है? हूं कि एक जैसे विषय में, एक जैसे अपराध में डबल मापदंड नहीं होने चाहिए। इनके मापदंड अलग अलग क्यों हैं? अभी आप देख रहे हैं कि किसानों के ऊपर जिस तरीके से हत्या की गई और उनको पर जीप चढ़ाई गई और पत्रकार को मार दिया गया, और अभी कल पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई, तो उधर बुलडोजर क्यों नहीं गया? अभी जब जो हाथरस की बेटी के साथ जो कांड हुआ, पूरा देश चिल्लाता रहा। जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर के जब डंडा पड़ा, तब जाके कार्रवाई हुई, डीएम एसएसपी को लाश तक हटाया गया, तब अपराधियों के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? ये एक दोहरे मापदंड अपनाते हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की करनी कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। रही बात उपयोगी अनुपयोगी की, तो पूरी तरह से देश की जनता, प्रदेश की जनता जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिस तरह छोटे छोटे मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार रेप हुए हैं, और इन्होंने आंकड़ों में जाकर के दिखाया कि भाई कुछ नहीं हुआ। जो इसका फेलियर अपना छिपाने के लिए गंगा में लाशें बहाई गई, और जब वो पानी कम हुआ तो रेत से जाकर के कफन दिखाई दिए, कफन चोरी कर लिए। तो इस तरह से जनता को, बेरोजगारों पे लाठियां बांधी, माताओं बहनों पे, कर्मचारियों को सताया, तो पूरी तरह से सरकार फेलियर है। और इस फेलियर को अगर चुनाव में सर पे आ गया है, तो अगर ये उपयोगी रहे होते, जनता ने तो पूरी तरह से मान लिया। जनता इस तरह से इनसे दुखी हो गई कि इतना जनता को सताया गया 5 साल में, इसके लिए 2 लाइनें हैं। जनता दुखी है, समाजवादी पार्टी दुखी है, इसके लिए 2 लाइनें हैं। मैं कहूंगा कि निर्धन कौन सताइए जिसकी मोती है, और मुई खाल की सांस तो सार बसम हो जाए। तो ये पूरी प्रदेश की जनता त्राई त्राई कर रही है, और उनकी जो अंतरात्मा है वो इनके ऊपर भावनाएं पड़ेंगी, और निश्चित रूप से इनका सत्यानाश 2022 में होगा। ठीक है प्रशांत जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी अनुपयोगी हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये यूपी प्लस योगी ये है उपयोगी। अब सवाल ये है कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये जो बाबा हैं, ये बुलडोजर और ठोको वाले बाबा हैं, इनके सामने अगर लैपटॉप रख दो ना तो वो घबरा से जाते हैं। तो अब क्या लग रहा है कि अब योगी, उपयोगी और अनुपयोगी पर भी जंग होगी? वो तो कह रहे हैं आप लोग, वो कह रहे हैं कि आप, महेश जी कह रहे हैं आपने कुछ काम ही नहीं किया, जनता त्रस्त हो गई आपसे। देखिए अंजनी जी, चाहे आप उपयोगी कहिए चाहे अनुपयोगी कहिए, उत्तर प्रदेश में चलेगा तो योगी योगी। अच्छा। और सारे माफिया साइकिल पे सवार हैं,
चाहे अतीक हो या मुख्तार अंसारी हो या पूर्वांचल के माफिया हो, बुलडोजर चलता है, माफियाओं के ऊपर दर्द समाजवादी पार्टी के ऊपर होता है। क्या किसी सामान्य व्यक्ति के ऊपर बुलडोजर चला? क्या किसी कॉमन मैन को परेशान किया गया? पार्टी का जो करके बोल रहा है, सुन लीजिए, पूरे प्रदेश की जनता। बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए प्रशांत जी, बोलते रहिए। और बदायूं में 2014 में जब घटना हुई, जब आते हैं तो साधु संतों को इस्तेमाल करते हैं, एक महिला सवाल रेप की घटना पर तो अखिलेश जी ने बोला था आपके साथ रेप हुआ है क्या? उस महिला के पास अब कोई विजन नहीं, ये बोल रहे हैं। और ये आज सुरक्षा की बात करते हैं। चाहे कोई भी घटना उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना हुई, किसी भी आरोपी को बचाया नहीं गया, सारे आरोपी सलाखों को प्रधानमंत्री और प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या होता था? मैं भी प्रयागराज में पढ़ाई क्यों चली जी, और उसमें आपने देखा 4 बड़े आरोपों के अध्यक्ष पद पर एक जात विशेष के लोगों को किया गया था, उनको अध्यक्ष कर रहे हैं कोई देश की जनता, प्रदेश की जनता को संदेश। नहीं प्रशांत जी, देखिए बात आप सही कह रहे हैं, आप बात सही कह रहे हैं कि माफिया पर बुलडोजर चलवाया आपने, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ विपक्षी पार्टियों के जो माफिया है उन्हीं पे बुलडोजर क्यों चल रहा है? किसी खास तबके को बचाया क्यों जा रहा है? बुलडोजर तो सब पे चलना चाहिए था ना। जो अपराधी हैं जिन्होंने गलत तरीके से संपत्ति लूटी है, जिनको जनता ने परेशान किया है, मेरठ में जो अपराधी थे जो गाड़ियों की चोरी काम करते हैं, उनके ऊपर भी चला है। आपकी पार्टी का समर्थक कोई बलात्कारी होता है, सरेआम बहनों की इज्जत लूटता है, विधायक आपका इज्जत लूटता है, उन्नाव कांड हुआ, पूरी तरीके से प्रशासन ने बचाने का काम किया, पूरे देश की मीडिया ने, पूरे देश की जनता ने, कोर्ट ने भी जब निर्णय चलाया तब उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। उसके बाद भी रिजल्ट क्या है? आवाज में दिक्कत है, आप लोगों की बात क्लियर नहीं आ रही, आप लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है। दोबारा संपर्क करेंगे आप लोगों से और ऑडियो सही करवाते हैं। पहले विवेक के पास चलेंगे। विवेक देखिए, ये एक बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में है कि जो ठोको और बुलडोजर की नीति है योगी सरकार की, उस पर लगातार अखिलेश यादव हमलावर है। वो ये कह रहे हैं कि दोहरा मापदंड हो रहा है, जो भी बुलडोजर चल रहे हैं एक खास तबके के लोगों पर हो रहे, एक खास पार्टी के समर्थकों पर चल रहे हैं, बाकी लोगों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? विवेक, वो जौनपुर गए थे तो जौनपुर में भी यही बात होने गई थी, और जौनपुर में उनका इशारा कहां था आप समझ रहे होंगे। विवेक, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है विवेक से भी हमारा संपर्क टूट चुका है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन महेश जी देखिए, लगातार मैं भी सवाल उठाता हूं कि क्या जो बुलडोजर चल रहे हैं वो सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेताओं पे ही, क्या सिर्फ वही लोग माफिया है जिन्होंने सरकारी जमीनों पर, गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रखा था? आवाज को दबाने के लिए, लोकतंत्र का गला घोंटने के लिए इस तरीके से इन्होंने चलाए हैं, जिस तरीके से इन्होंने इनकाउंटर भी किए हैं, वो भी सवाल के घेरे में आए हैं। आपने देखा होगा इस तरीके से इनकाउंटर किए तो देखा जाता था कि किस जाति का है अपराधी। तो जब हमारी कानून व्यवस्था जो संविधान की शपथ लेकर के जो माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, तो उनको संविधान की सुरक्षा करनी चाहिए, कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। जाति देकर या तो थाने अदालतों में, थानों में और बड़े बड़े पोस्टों पे पुष्टि करनी चाहिए। दूसरी पार्टी के कई नेताओं ने आपकी मीडिया के माध्यम से आया कि आप जिले में जाइए, वो एक वर्ग जाति तैनात किया गया है, आप थानों में जाइए। ये देखिए महेश जी, ये तो यूपी के बहुत पुरानी रिवायत है। आपके राज में मैं भी यूपी से हूँ, आपके राज में सिपाही से लेकर एसपी तक सब एक ही जात के होते थे, उस पर आप मत जाइए। लेकिन सवाल ये है कि जिन माफियाओं पर बुलडोजर चले, चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, बाकी जो लोग जिन लोगों पे बुलडोजर चले, क्या उन लोगों ने इलीगल संपत्ति को जमा नहीं किया था? क्या उन लोगों ने अवैध तरीके से संपत्ति नहीं बना रखी थी जिस पर बुलडोजर चला? आप उसका खंडन करेंगे? क्या अतीक अहमद पे, मुख्तार अंसारी पे जो कार्रवाई हुई वो गलत हुई है? कानून से मैं तो देखिए, हमेशा समाजवादी पार्टी संविधान में बिलीव करती है, कानून व्यवस्था में बिलीव करती है, कभी इसका वो नहीं किया। बल्कि ये देखते हैं कि आप पक्षपात करते हैं तब उंगली उठती है। अगर आप वही चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, आप वो बातें खुल के दर्शकों को बताएं, खुल के बताएं कि किनके साथ पक्षपात हुआ, वो कौन लोग थे जिनको छोड़ा जा रहा है, वो कौन लोग हैं जिनके तरफ आपका इशारा है कि भाई इनको छोड़ा जा रहा है और बाकी लोगों पर बुलडोजर चला जा रहा है? बोलिए, खुल के बोलिए। मैं तो स्पष्ट बता रहा हूँ कि देखिए, अभी आपने कुलदीप सिंह सेंगर की बात है, सरेआम जो अजय कुमार मिश्रा जी छोड़े जा रहे हैं, कहाँ गया बुलडोजर इनका? कहाँ गया इनके जो इनकाउंटर? कोई किया गया क्या?
स्पष्ट है। अभी ताजा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आकर के उसको मंच पे आके बिठाते हैं और सम्मानित करते हैं, लोगों की जनता को दिखाते हैं, देखो आप कुछ भी नहीं हमारा बिगाड़ सकते। ये जो बैठा है अपराधी हमारे बगल में बैठा है। तो इस तरीके से प्रदेश की जनता एक इसके लिए प्रधानमंत्री के मंच पे कौन बैठा था? ये अजय कुमार मिश्रा नहीं आए थे जब अभी? वो गृह राज्य मंत्री है, वो गृह राज्य मंत्री है, वो नहीं बैठेंगे? राज्य मंत्री है लेकिन उसमें अपराधी है, उनके जनता उंगली उठा रही है, उनके कहने पर दंगा हुआ, उनका बेटा आरोपी है, वो जेल में है। उनका बेटा आरोपी है, वो जेल में है, तो बेटे की सजा बाप को क्यों मिलेगी? 25 सितंबर अगर आप बैठे अंजनी भाई, अगर आपको कोई जान माल की धमकी दे जाए, आपको ये देखा है हम तुमको देख लेंगे, तो आप तो अपराधी खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, आप पुलिस में नहीं जाएंगे क्या? तो जब 25 सितंबर को उस मंत्री ने वहां पर बोला कि देखो भाई हमारे इतिहास को जान लीजिए कि हम सांसद विधायक मंत्री से पहले क्या है, अगर आप हमारे खिलाफ बोलोगे, अगर आप शांति से नहीं बैठोगे, धरना प्रदर्शन करोगे, किसानों की आवाज उठाएंगे, तो आप बोला देख लेंगे। अरे क्या उन्होंने ये बोला? एग्जैक्ट बयान उनका यही था कि आप धरना प्रदर्शन करोगे तो हम देख लेंगे। प्रशांत जी आप जवाब दीजिए। प्रशांत जी आप जवाब दीजिए। प्रशांत जी जवाब दीजिए। प्रशांत जी जवाब दीजिए। ठीक है प्रशांत जी बोलिए। हवा हवाई बातें करते हैं। अजय मिश्रा के विरुद्ध न तो कोई कंप्लेंट हुई है, न FIR, न कोई कोर्ट में मामला लंबित है, नहीं कोर्ट ने उनको किसी मामले में दोषी ठहराया। अगर उनके बेटे दोषी हो जेल में है, जो सजा होगी उनको बेटे को मिलेगी। अब इस तरीके से अगर कोई परिवार में एक व्यक्ति अपराधी होता है, ऐसा नहीं पूरे परिवार को। प्रशांत जी देखिए बड़ी बात यहाँ ये भी है, उन्होंने खुद कहा था कि अगर उनका बेटा दोषी होगा तो मैं खुद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दूंगा। और आप देखिए यही सवाल जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो पत्रकारों पे भड़क गए, कॉलर तक पकड़ने लगे वो। तो ऐसे मंत्री अगर मोदी कैबिनेट में रहेंगे तो सवाल तो उठेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मैं सवाल पूछ रहा हूँ जी, प्रशांत जी बोलिए। और सपा के काल में गायत्री प्रजापति पर एक आरोप लगा, अखिलेश यादव ने FIR तक नहीं कर दी थी। फरवरी 2017 में वो तो सत्ता से बाहर हो गए, FIR हुई। उन्होंने गायत्री प्रजापति पे कार्रवाई नहीं की, वो सत्ता से बाहर हो गए। बिल्कुल, तो क्या गायत्री प्रजापति निकाल दिया? तो बेटे को भी सजा देंगे, ये तो भारतीय कानून नहीं कहता। जो व्यक्ति ठीक है। विवेक जी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक एक लंबा अनुभव है, आप यूपी की सियासत को बड़े करीब से देखते हैं, कई सरकारों को बनते बिगड़ते आपने देखा है। यहाँ पे दोनों पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जो बुलडोजर चलाया गया है वो कुछ जो विपक्षी नेता है उनके ऊपर चलाया गया है। सपा कह रही कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं या कुछ खास वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया है, अजय मिश्रा के आवाज पर क्यों नहीं बुलडोजर चलाया गया है। तो ऐसे सवाल उठ रहे हैं, आप बताइए कि क्या अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और बाकी जिनके लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है, क्या सिर्फ वही यूपी में माफिया थे या और भी जो माफिया है उनको बचाया जा रहा है? आप बताइए। देखिए अंजनी, ये बात सही है कि जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है और उससे जो करीबी लोग हैं कुछ ना कुछ उनको फायदा मिलता ही रहता है। जो उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी है वो भी इसी तरह से सोचती है कि सत्ता का कोई व्यक्ति हो तो उसको ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। मैं अगर आपको बताऊं, ये बात सही है कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की जो छवि है और जितने केसेस उनके ऊपर हैं, जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है उसमें कोई गलती नहीं है, नियम है, कानून बनाया गया है और उस हिसाब से कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये आरोप भी काफी हद तक सच है कि जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ उस तरह की कार्रवाई नहीं होती। मैं आपको अभी एक उदाहरण दे दूं। लखनऊ में ही एक हत्याकांड हुआ था, अजीत सिंह हत्याकांड। उस मामले में जौनपुर के एक समय के सांसद रहे जो बसपा में थे, धनंजय सिंह, वो आरोपी हैं। और 25,000 का उनके ऊपर अभी भी इनाम है। पुलिस कहती है कोर्ट में जाकर कि वो नहीं मिल रहे हैं। और जौनपुर में ही भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के साथ वो सार्वजनिक मंच पर पूजा पाठ करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं कही जाती है। अखिलेश यादव, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अखिलेश यादव कुछ दिनों पहले जौनपुर में थे, उन्होंने भी इस सवाल को नहीं उठाया। तो ये एक अजीब सी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ अगर सार्वजनिक मंच पर नजर आते हैं, इसीलिए वही सवाल मैंने आपसे पूछा था, आपको आवाज नहीं मिली थी जब वो जौनपुर में गए थे, तो उन्होंने यही कहा था कि जौनपुर, चंदौली, बनारस में ऐसे तमाम लोग हैं, उनके यहाँ पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता था। हालांकि खुल के नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा तो उधर ही था। अंजलि, बाकायदा वीडियो वायरल हुआ था। पूजा करते हुए सार्वजनिक मंच पर एक राम कथा का आयोजन था। इसके पहले भी एक क्रिकेट मैच में, एक स्पोर्ट्स के उस मामले में भी वो दिखाई पड़े थे घटना में। तो ऐसे, और पुलिस जाके कोर्ट में कहती है साहब हमको वो मिल नहीं रहे, 25,000 का उनके ऊपर इनाम है। तो
सवाल हर सरकारों पर इस तरह से उठते रहे हैं कि उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं या जिस पर उनकी मेहरबानी होती है उनके खिलाफ उस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। और जो विपक्ष और ये आज की बात नहीं है, मायावती जब उत्तर प्रदेश की सरकार में एक बार मुख्यमंत्री थी तो एक दिन में मुलायम सिंह और उनके परिवार के लोगों पर 164 मुकदमे लादे गए थे उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों में। तो ये एक राजनीति का एक ट्रेडिशन है उत्तर प्रदेश में जो हमेशा से होता आया है कि जो विपक्ष के लोग होते हैं उन पर कार्रवाई होती है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि जिन पर कार्रवाई होती है उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई समान रूप से उसी तरह के अपराधों में सत्ता से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ उस तरह से नहीं होती है। ये बात भी सच है। पॉइंट वाली बात कही विवेक जी, यही मैं जानना चाह रहा था प्रशांत जी आपसे। आप बुलडोजर चलवा रहे हैं, हर कोई तारीफ कर रहा है, यूपी की जनता आपकी तारीफ कर रही है, लेकिन जैसा कि जौनपुर में जाके जब अखिलेश यादव ने बोला, हालांकि नाम उन्होंने नहीं लिया क्योंकि उनके साथ भी उनका कुछ जुड़ाव रहा है पहले का। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या कुछ खास तबके के लोग ही, कुछ खास वर्ग के नेता ही, कुछ खास लोग माफिया हैं, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिनको आप लोग बचा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर यही हाल रहा तो कैसे आप लोग उपयोगी रहेंगे? तब तो आप अनुपयोगी हो जाएंगे, जैसा कि अखिलेश जी कहते हैं। देखिए, किसी को बचाने का काम नहीं किया जा रहा सभी और ये अलग बात है कि मीडिया में खाली कुछ ही लोग नाम आ पाते हैं, जबकि ऐसे बहुत सारे सैकड़ों लोग। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, आप बताइए जो नाम मीडिया में नहीं चल रहे, आप बताइए खुल के, मंच आपके पास है, बोलिए। जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप कुछ खास लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं, आप खुल के बोलिए। बिल्कुल, सभी जात सभी वर्ग के लोग जो ऐसे अपराधी माफिया उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया गया है। अच्छा। और 2003 से 7 का कार्यकाल हमने मुलायम सिंह यादव जी का देखा किस तरीके से 2 विधायकों की, पंडित कृष्णानंद राजूपाल की दिन दहाड़े नृशंस हत्या की गई थी, और वो हत्याएं किन पर कराई गई थी। तो क्या लगता है कि आपके उन पर कार्रवाई नहीं की जाए? जो इनके शासन काल था, उनके जो ऐसे अपराधी जो इन लोगों ने किए थे, और तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। 15 साल सरकारें सपा बसपा की रही हैं, अपराधी माफिया इनके पार्टी में रहे हैं। हमने तो अपराधी माफियाओं को संरक्षण देने का काम नहीं किया है। जो अपराधी माफिया होंगे, जिन पार्टियों से जुड़े होंगे, तो निश्चित तौर पर उनको दर्द होगा। लेकिन एक खास वर्ग के अपराधी है, माफिया, उनको संरक्षण तो दे रहे हैं आपने, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? किसी को संरक्षण देने का काम नहीं किया गया। जो अगर योगी प्लस यूपी की बात है, यूपी प्लस योगी बराबर उपयोगी करना है तो समान काम होना चाहिए ना भाई। अगर अपराध पर नियंत्रण करें तो सबके ऊपर कार्रवाई करिए, ठोकू की नहीं तो सबके ऊपर ठोकिए, और अगर विकास की बात हो तो सबके ऊपर करना चाहिए। हालांकि तमाम चीजें हो रही है, लेकिन इस पे सवाल उठेंगे महेश जी। देखिए, उपयोगी अनुपयोगी की जहां तक बात है कि अभी आपको मैंने कई बार बताया, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। और योगी जी जिस तरीके से गुड गवर्नेंस बीजेपी कहती है, तो योगी जी उसमें पूरी तरह से फेलियर हो गए हैं। अभी जो भर्तियां निकली गई हैं सारी लीकेज हो गई हैं, पर्चे लीक आउट हुए, और उसको भी छानबीन में पाया गया कि उसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग ही उसमें शामिल थे। इस तरीके से किया गया। आपने देखा होगा पिछली बोर्ड की परीक्षाएं हुई थी अलीगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी के लीडर के घर में जाकर के कॉपियों को लिखाया जा रहा था, पकड़े, बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया था। तो ये उसमें भी फेल है, नौकरी देने में फेल है, माताओं बहनों की इज्जत सुरक्षा करने में फेल है। अपना राज याद है सर? इनका किसानों, समाजवादी पार्टी का राज आपको याद है? समाजवादी पार्टी के राज में मुझे मैं गवाह हूँ उसका, मैं गवाह हूँ, रातों रात कोई लिस्ट चेंज कर दी गई थी। अलग बात है, तब तो आप बीजेपी को डिफेंड कर, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपको बीच में थोड़ा सा मैं करेक्ट करता हूँ, बीच में थोड़ा करेक्ट करता हूँ क्योंकि आप भाषण नहीं लगता, बीच में थोड़ा मैं करेक्ट कर देता हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ ये कैसे उपयोगी है? पूरी जनता जब त्राही बची हुई है तो उनको कैसे उपयोगी मान लिया जाए? क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आए थे, उनका कभी शासन प्रशासन का कोई बैकग्राउंड नहीं था, और उनको वो जिम्मेदारी दे दी गई। चेहरा केशव प्रसाद मौर्य का दिखाया गया और मुख्यमंत्री की पोस्ट पे बैठा दिया योगी जी को, क्योंकि ठाकुर बहादुर थे। आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? योगी जी को शासन प्रशासन का अनुभव नहीं था, वो एक लंबे समय से गोरखपुर के सांसद हैं, लंबे समय से गोरखपुर के सांसद हैं, उनको अनुभव नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री के लिहाज से इसलिए तो फेलियर है, जनता फेल हो गई। तो आपके अखिलेश यादव को कौन सा बहुत बड़ा अनुभव है? आपके अखिलेश यादव को उस वक्त कौन सा बहुत बड़ा अनुभव था? अखिलेश यादव जी को कौन सा बहुत बड़ा अनुभव था? डिप्टी सीएम बनाए गए हैं दिनेश शर्मा, वो भी उस लाइन में थे। अगर काश उनको बना दिया जाता, उस तरीके तो शिवपाल यादव आपकी पार्टी के बैकबोन है, उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? अखिलेश जी तो युवा थे, उनके पास अनुभव तो नहीं था।
हाँ। एक कवि की वो 2 लाइन है, उसको जरा गौर से सुनिए। हाँ, वो कविता आप सुना दीजिए और वो अपने आप पे सब पे लागू होता है, हम पे भी लागू होता है। हाँ, हाँ। तो वो क्या है, जाको काम ताई को छाजे हाँ। और करे सबूर कहावे। हाँ। तो अभी क्या है कि इनका काम था वहाँ घंटा बजाने का, हाँ। साधु संत का प्रार्थना अर्चना कराने का, हाँ। वहाँ तो उनके हटा करके वहाँ भेज दिया गया। इतना बड़ा आपका काम तो सुनने का नहीं था। है, उसके लिए तो बहुत ही काबिल आदमी की जरूरत थी। हाँ। और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने, आपका काम तो भैंस का दूध दुनिया का था, आप तो सबका चला रहे हैं। उन्होंने पूरे आप भी काम बता दें, एक भी काम बता दें कि जो योगी जी ने क्या हो उसका फीता का अरे वो रोज हर दिन 2 जिले का दौरा कर रहे हैं, लोकार्पण शिलान्यास कर रहे हैं, आपको काम नजर नहीं आ रहा? बोलिए भाई, प्रशांत जी बोलिए, प्रशांत जी बोलिए, प्रशांत जी जवाब दीजिए, प्रशांत जी जवाब दीजिए, पहलवानी करते थे। प्रशांत जी बोलिए, क्या भारत की परंपरा में संतों का सत्ता में कोई भागीदारी नहीं रही है? प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा है, बार बार गली गली में घूमना पड़ रहा है, कभी उनको चिरंजीवी बोलते हैं, बोलते हैं और प्रचारक बन गए भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक, संतों का अपमान करते हैं, उनको चिरंजीवी और कहते हैं। अरे चाचा महेश जी आप क्या बोल रहे हैं कि गली गली घूम रहे हैं? कोरोना के दौर में आपको याद है, कोरोना के दौर में आपको याद है आपके युवा अभिनेता, आपके युवा जो माफ कीजिएगा नेता हैं, आपके युवा नेता हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ट्विटर पे ट्वीट कर रहे थे और यही जिन संत की आप बात कर रहे हैं ना, वो घूम घूम के अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे थे, खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। उस वक्त तो आप सड़कों पर उतरे नहीं, अब सब कुछ नॉर्मल हुआ तब आप सड़कों पर उतर रहे हैं। तो ये भी जनता देख रही है कि कौन उपयोगी है कौन अनुपयोगी है। ये वो त्रासदी को उत्तर प्रदेश क्या पूरा देश कभी भुला नहीं सकता। मैंने ये डर साइन का कोविड का, और आज सबसे अधिक मैनेजमेंट कोविड का उत्तर प्रदेश में हुआ है। आईटी कानपुर की रिपोर्ट कहती है 18 करोड़ से अधिक कोविड की वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लग चुकी है, तो 150 केसेज हैं। वो यहाँ पे केरला महाराष्ट्र से तुलना कर लीजिए, 35,000 से अधिक एक्टिव केसेज केरला में, 10,000 से अधिक एक्टिव केसेज महाराष्ट्र में। यूपी की जनता ये भी नहीं भूलेगी, यूपी की जनता ये भी नहीं भूलेगी जब आपके नेता कह रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा, समाजवादी पार्टी की वैक्सीन आएगी उसको हम लगवाएंगे।